कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम शेरू है। हालांकि उस समय सभी उसे सारू बुलाते हैं। वो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ रेलवे ट्रैक और ट्रेनों से कोयला चुराता है। दोनों की जिंदगी बेहद गरीबी में गुजर रही है और पेट भरने के लिए यही उनका सहारा है। दोनों भाई चोरी किया हुआ कोयला एक दुकान पर बेचने जाते हैं। उसी दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां बन रही होती हैं। जलेबियों को देखकर सारू की आंखें चमक उठती हैं। वो मासूमियत से अपने भाई से कहता है कि उसे जलेबी खानी है। गुड्डू अपने छोटे भाई की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जलेबी खरीद सके। फिर भी वो सुरु से वादा करता है कि एक दिन जरूर उसे जलेबी खिलाएगा। सुरु भी पूरे विश्वास के साथ कहता है कि एक दिन वो दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेगा। कोयले के बदले उन्हें थोड़ा सा दूध मिलता है। दोनों भाई खुशी खुशी खेलते हुए अपने घर लौट आते हैं। घर पर उनकी छोटी बहन और माँ उनका इंतजार कर रही होती हैं। माँ पूछती है कि दूध कहाँ से लाए हो, लेकिन दोनों भाई चुप रहते हैं। रात होते ही गुड्डू काम पर जाने की तैयारी करता है। सरू भी जिद पकड़ लेता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। गुड्डू उसे समझाता है कि वहाँ भारी सामान उठाना पड़ता है और वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन सरू अपनी जिद छोड़ने का नाम नहीं लेता। वो खुद को मजबूत साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कोई भी काम कर सकता है। आखिरकार अपने छोटे भाई की जिद के आगे गुड्डू हार जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। सफर की थकान की वजह से सरू को नींद आने लगती है। वो अपने भाई की गोद में सिर रखकर सो जाता है। गुड्डू उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सरू की आंखें खुलती ही नहीं। आखिर में गुड्डू उसे स्टेशन की एक बेंच पर सुला देता है। वो प्यार से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं काम करके सुबह तक वापस आ जाऊंगा। जाते जाते सरू अपने भाई से कहता है कि लौटते समय जलेबी जरूर लाना। गुड्डू मुस्कुराते हुए हामी भर देता है और काम के लिए वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे रात और गहरी होती जाती है। पूरा स्टेशन सुनसान हो जाता है। उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ एक छोटा सा बच्चा रह जाता है जो अपने भाई का इंतजार कर रहा है। इंतजार करते करते सारू एक खाली खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। थकान इतनी ज्यादा होती है कि कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ जाती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को चलती हुई ट्रेन के अंदर पाता है। चारों तरफ कोई भी इंसान नहीं होता। घबराकर वो अपने भाई को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। डर के मारे वो पूरी ट्रेन में दौड़ने लगता है। वो दरवाजे खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। ट्रेन कई जगह रुकती जरूर है, लेकिन सरू बाहर नहीं निकल पाता। भूख, प्यास और डर के बीच वो कई दिनों तक उसी ट्रेन में फंसा रहता है। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद ट्रेन पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचती है, जो उसके घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर होता है। सरू ट्रेन से उतरता है और स्टेशन की भारी भीड़ को देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। वो टिकट खिड़की पर जाकर लोगों से अपने घर जाने की बात करता है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग बंगाली बोल रहे होते हैं। सरू उनकी भाषा नहीं समझ पाता और वे उसकी बात नहीं समझ पाते। कुछ देर बाद वो स्टेशन पर बैठे ऐसे बच्चों के बीच पहुंच जाता है जिनका भी कोई घर नहीं होता। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन बच्चों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। सरू को कुछ ठीक नहीं लगता और वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकलता है। रात का अंधेरा फिर से उसके सामने होता है। वो इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेला है। भूख से उसका बुरा हाल हो चुका होता है। तभी उसे माँ दुर्गा की एक मूर्ति दिखाई देती है। वो श्रद्धा से सिर झुकाता है और वहीं रखा प्रसाद खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है। अगली सुबह वो रेलवे ट्रैक के सहारे पैदल चल रहा होता है। उसे लगता है कि शायद इसी रास्ते चलते चलते वो अपने घर पहुंच जाएगा। तभी उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम नूर होता है। नूर उससे पूछती है कि उसका घर कहाँ है। सरू सिर्फ इतना बता पाता है कि उसका गांव गणेश तलाई है, लेकिन ये इतना छोटा गांव होता है कि नूर भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। नूर उसे अपने घर ले जाती है। वो उसे खाना खिलाती है, नहलाती है और कहती है कि अगले दिन एक आदमी आएगा जो उसे उसकी माँ तक पहुँचाने में मदद करेगा। पहली बार सरू को ऐसा लगता है कि शायद अब वो अपने घर लौट पाएगा। अगली सुबह एक आदमी वहाँ आता है जिसका नाम रामा होता है। वो सूरू को अजीब नजरों से देखने लगता है और उसके पूरे शरीर को ध्यान से जांचता है। फिर धीरे से नूर से कहता है कि उसने बिल्कुल वैसा ही लड़का ढूंढा है जिसकी उसे जरूरत थी। रामा की बातें सुनकर सरू को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो बिना देर किए वहाँ से भाग निकलता है। उसे अब सिर्फ एक ही बात समझ आ चुकी होती है कि इस अनजान शहर में उसे हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। कई दिनों तक सड़कों और हावड़ा ब्रिज के आसपास भटकने के बाद सरू की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो उसे खाना खिलाता है और अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि ये बच्चा बंगाली नहीं बोलता बल्कि हिंदी बोलता है और अपना घर ढूंढना चाहता है। पुलिस सरू से उसके गांव और परिवार के बारे में पूछती है, लेकिन सरू सिर्फ इतना बता पाता है कि उसका गांव गणेश तलाई है। वो अपनी माँ का नाम भी नहीं जानता
क्योंकि वो हमेशा उन्हें सिर्फ अम्मी कहकर बुलाता था। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह उसके परिवार का पता चल जाए, लेकिन गांव का नाम किसी को समझ नहीं आता और ना ही उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी मिल पाती है। आखिरकार कोई रास्ता न बचने पर सारू को एक अनाथालय भेज दिया जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। इस दौरान सारू हर दिन यही उम्मीद करता है कि शायद आज कोई उसे उसकी माँ के पास ले जाएगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। एक दिन मिसेस सूद नाम की महिला सरू से मिलने आती हैं। वो प्यार से उसे समझाती हैं कि पिछले 3 महीनों से लगातार उसके परिवार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि अखबारों में भी उसकी जानकारी छपवाई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सरू बार बार कहता है कि उसे अपनी माँ और अपने भाई गुड्डू के पास जाना है, लेकिन मिसेस सूद उसे समझाती हैं कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा परिवार उसे गोद लेना चाहता है और वहाँ उसे एक नई जिंदगी मिल सकती है। इसके बाद सरू को कुछ समय के लिए मिसेस सूद अपने घर लेकर जाती हैं। वहाँ कई दूसरे बच्चे भी रहते हैं। वो सभी बच्चों को अंग्रेजी, अच्छे व्यवहार और नई जिंदगी के लिए जरूरी बातें सिखाती हैं ताकि वे अपने नए परिवार के साथ आसानी से रह सकें। कुछ समय बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। वहाँ एयरपोर्ट पर एक दंपत्ति उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। ये है जॉन और सू, जिन्होंने सरू को गोद लिया है। सरू पहली बार इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखता है। मिट्टी के छोटे से घर में पलने वाला ये बच्चा हर चीज को हैरानी से देख रहा होता है। यहाँ की हवा, माहौल और पूरी दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई होती है। सू मुस्कुराते हुए सरू का स्वागत करती हैं। वो उससे कहती हैं कि वो जानती हैं उसकी जिंदगी का सफर आसान नहीं रहा होगा। अभी वो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब भी उसका मन करेगा वो उनकी हर बात सुनेंगी। धीरे धीरे सरू नई भाषा सीखने लगता है। वो वहाँ के तौर तरीकों को अपनाता है और समय के साथ इस नए परिवार का हिस्सा बन जाता है। जॉन और सू उसे अपने सगे बेटे की तरह प्यार देते हैं और उसकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। करीब 1 साल बाद जॉन और सू एक और बच्चे को भी गोद लेते हैं, लेकिन वो बच्चा अपने पुराने दर्द से बाहर नहीं निकल पाता। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है और किसी से घुल मिल नहीं पाता। जॉन और सू पूरे धैर्य के साथ उसे संभालने की कोशिश करते हैं। वे दोनों बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं और उन्हें एक सुरक्षित और प्यार भरा घर देने की पूरी कोशिश करते हैं। एक रात सू अकेले बैठी रो रही होती हैं। सरू उनके पास आता है और बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लेता है। उस पल दोनों की आंखें भर आती हैं। यहीं से साफ हो जाता है कि सारू अब उन्हें दिल से अपनी माँ मान चुका है। समय तेजी से गुजरता है और देखते ही देखते करीब 20 साल बीत जाते हैं। अब सरू बड़ा हो चुका है। जॉन और सू को उस पर गर्व होता है। वो आगे की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाता है, जहाँ वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू करता है। कॉलेज के पहले दिन सभी छात्र अपना परिचय देते हैं। जब सरू की बारी आती है तो वो बताता है कि उसका सपना एक दिन अपना होटल खोलने का है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो भारत के कोलकाता से है। कुछ दिनों बाद कॉलेज के दोस्तों के साथ एक हाउस पार्टी होती है। वहाँ कई भारतीय छात्र भी मौजूद होते हैं और तरह तरह के भारतीय खाने का इंतजाम किया गया होता है। इसी बीच सरू की नजर जलेबी पर पड़ती है। जलेबी देखते ही उसका बचपन एक पल में उसकी आंखों के सामने लौट आता है। उसे अपने भाई गुड्डू से किया हुआ वो मासूम वादा याद आता है, जब उसने कहा था कि एक दिन वो दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेगा। ये याद आते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तब पहली बार सरू उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि वो असल में कोलकाता का रहने वाला नहीं है। बचपन में गलती से एक ट्रेन में बैठ गया था और कई दिनों बाद उसी ट्रेन ने उसे कोलकाता पहुंचा दिया। तभी से वो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है। उसके दोस्त उससे गांव का नाम पूछते हैं। सरू बताता है कि शायद उसका गांव गणेश तलाई था, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं कि इतने साल बाद वो सही नाम बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब वो हिंदी लगभग भूल चुका है और सिर्फ अंग्रेजी बोलता है। तभी वहाँ मौजूद एक भारतीय लड़का उससे कहता है कि अगर ट्रेन का रास्ता और दूरी का अंदाजा लगाया जाए तो उसके गाँव का इलाका ढूंढा जा सकता है। वहीं एक लड़की उसे पहली बार गूगल अर्थ के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी मदद से दुनिया की किसी भी जगह को खोजा जा सकता है। सरू ये बात सुन तो लेता है, लेकिन उस समय इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। पार्टी खत्म होती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके साथ उसकी दोस्त लूसी भी होती है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया रिश्ता शुरू होता है। अगली सुबह जब सरू की आंख खुलती है तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर उसके घर वालों का क्या हुआ होगा। उसकी माँ, बहन और भाई इतने सालों से किस हाल में होंगे, यही सोच उसे बेचैन कर देती है। वो अपने दोस्तों की बताई बात याद करता है और गूगल अर्थ की मदद से अपने गाँव को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि ट्रेन कई दिनों तक चलती रही थी और उसका गांव किसी छोटे से इलाके में था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। दिन महीने बन जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं।
करीब 3 साल तक सारू हर खाली वक्त में गूगल अर्थ पर भारत के अलग अलग इलाकों को देखता रहता है, लेकिन उसकी तलाश हर बार अधूरी रह जाती है। इसी बीच लूसी के साथ उसका रिश्ता भी गहरा होता जाता है, लेकिन सारू का मन हमेशा अपने अतीत में उलझा रहता है। उसे बार बार अपने भाई गुड्डू की याद आती है। धीरे धीरे वो लूसी से दूर होने लगता है। एक दिन वो लूसी से कहता है कि वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा। उसका दिल और दिमाग दोनों अपने परिवार को ढूंढने में लगे हैं, इसलिए लूसी उससे कहीं बेहतर इंसान की हकदार है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। कई महीने गुजरने के बाद एक दिन अचानक दोनों की मुलाकात फिर होती है। सरू लूसी से कहता है कि वह उसे बहुत याद करता है। लूसी उसकी बातें सुनती है और उसे समझाती है कि अगर उसके मन में आज भी अपने परिवार की तलाश बाकी है तो उसे यह सफर पूरा करना चाहिए। इसके बाद सरू अपनी माँ सू से मिलने जाता है। उस समय सू की तबीयत ठीक नहीं होती। सरू हमेशा यही सोचता था कि शायद उन्होंने उसे इसलिए गोद लिया क्योंकि वह खुद माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन सू उसे एक ऐसी सच्चाई बताती है जो सरू को अंदर तक छू जाती है। वो कहती हैं कि वो माँ बन सकती थी, लेकिन उन्होंने और जॉन ने मिलकर फैसला किया था कि वे ऐसे बच्चों को अपनाएंगे जिनके पास अपना कोई परिवार नहीं है। सू अपने बचपन की बात भी बताती हैं। वो कहती हैं कि उनका बचपन डर और तकलीफों में बीता था। तभी उन्होंने ठान लिया था कि अगर कभी मौका मिला तो वे किसी बच्चे की जिंदगी बदलने की कोशिश जरूर करेंगी। फिर वो शुरू से कहती हैं कि अब उन्हें उसकी जरूरत है क्योंकि वो उनसे पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता। अपनी माँ की बातें सुनकर सरू भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि एक तरफ उसका जन्म देने वाला परिवार है तो दूसरी तरफ वो परिवार जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसे नया जीवन दिया, दोनों ही उसके लिए बराबर मायने रखते हैं। इसके बाद सरू एक बार फिर पूरी लगन के साथ गूगल अर्थ पर अपने गांव की तलाश शुरू करता है। वो भारत के अलग अलग हिस्सों को ध्यान से देखता है। तभी अचानक उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जिसे देखते ही उसके बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। वो उसी जगह के आसपास तलाश जारी रखता है और आखिरकार उसे अपना गांव मिल जाता है। गांव का नाम गणेश तलाई होता है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इतने सालों की मेहनत आखिर रंग ले आती है। ये खबर सुनकर लूसी और सू दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। वे सारू को भारत जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि वो अपने परिवार से मिल सकें। सारू भारत पहुंचता है और अपने बचपन की यादों के सहारे उस रास्ते पर चलता है जहां कभी वो अपने भाई और बहन के साथ खेला करता था। आखिर वो अपने पुराने घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। वो आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करता है, मगर भाषा की वजह से कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी एक व्यक्ति आता है जिसे अंग्रेजी आती है। सरू से अपने भाई और बहन के नाम बताता है। वो व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस लौटता है और सरू को अपने साथ चलने का इशारा करता है। सरू उसके पीछे पीछे चलता है। तभी सामने से एक बुजुर्ग महिला आती दिखाई देती है। सरू जैसे ही उन्हें देखता है उसकी आंखें भर आती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ होती हैं, जिनकी गोद में उसने अपना बचपन बिताया था। माँ और बेटे की ये मुलाकात बेहद भावुक होती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतने सालों का इंतजार आखिर खत्म हो चुका होता है। थोड़ी ही देर बाद सरू अपनी बहन से भी मिलता है, लेकिन जब वो अपने भाई गुड्डू के बारे में पूछता है तो उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसके दिल को तोड़ देती है। उसे बताया जाता है कि जिस रात गुड्डू उसे स्टेशन की बेंच पर सुलाकर काम पर गया था, उसी रात एक ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई थी। यानी उस रात उसकी माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया था। एक बेटा हमेशा के लिए बिछड़ गया और दूसरा इस दुनिया से चला गया। फिर भी उसकी माँ ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें हमेशा विश्वास था कि एक दिन उनका छोटा बेटा जरूर लौटेगा। पूरे 25 साल तक उन्होंने उसी उम्मीद के सहारे जिंदगी बिताई और आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो गया। इसके बाद सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने माँ बाप जॉन और सू को फोन करता है। वो उनसे कहता है कि उसे अपना परिवार मिल गया है, लेकिन इससे उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके लिए आज भी वही उसके माँ और पापा हैं। सरू एक बार फिर अपने बचपन की उन गलियों और रास्तों पर जाता है जहां उसने अपने भाई गुड्डू के साथ अनगिनत यादें बनाई थीं। हर जगह उसके बचपन की यादें उसके साथ चलने लगती हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका असली नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है शेर। यही वजह है कि इस कहानी का नाम लायन रखा गया। फिल्म के आखिर में हमें असली सारू, उनके ऑस्ट्रेलियन माता पिता और उनकी असली माँ की वास्तविक फुटेज भी देखने को मिलती है। ये पल साबित कर देता है कि कभी कभी उम्मीद और प्यार वक्त से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ये कहानी सिर्फ शेरू की नहीं है बल्कि उन हजारों बच्चों की भी है जो हर साल अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत शेरू जैसी नहीं होती। इसलिए इस कहानी के असली हीरो जॉन और सू भी हैं, जिन्होंने अपना परिवार बढ़ाने के लिए जन्म नहीं बल्कि अपनाने का रास्ता चुना और 2 बच्चों की पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखकर बताइए कि फिल्म का सबसे भावुक पल आपको कौन सा लगा।